और अब बात करेंगे बाजार की, जहां उतार चढ़ाव के बीच बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 179 अंक चढ़कर 61,940 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 49 अंक चढ़कर 18,315 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मीडिया रियलिटी शेयरों में रही। पीएसयू बैंकिंग और मेटल शेयरों में आज गिरावट देखी गई। सुमित से समझेंगे बाजार का पूरा हाल। सुमित, बताएं जरा क्या कुछ रहा बाजार का आज का हाल। देखिए, पहले तो मार्केट्स में आज वोलेटाइल सेशन रहा, क्योंकि शुरुआती कारोबार में खरीदारी, फिर ऊपरी स्तर से बिकवाली और बिकवाली के बाद इंडिसेस जाकर लोअर लेवल से पुल बैक के बाद फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक का थोड़ा सपोर्ट रहा, मिड कैप में फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार रहा, स्मॉल कैप में फ्लैटिश कारोबार रहा, लेकिन कुछ सपोर्ट जो सिलेक्टिव ऑटो की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, सिलेक्टिव रियल स्टेट था जो कि खरीदारी में कामकाज कर रहा था, आईटी थोड़ा बैकफुट पे था, बारिंग एक दो बड़े स्टॉक्स के जो कि हरे निशान में थे, लेकिन ज़्यादातर सभी शेयर फ्लैट काज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन ओवरऑल एक वोलेटाइल सेशन और वोलेटाइल सेशन के बाद बाजार सुस्त या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए कि आज मार्केट्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें सबसे पहले प्रोमिनेंट न्यूज़ फ्लोज के दम पर कुछ शेयरों में काम था। इंडसइंड 3% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ, इनफैक्ट इंश्योरेंस स्पेस पूरा तेजी में था। पावर ग्रिड में खरीदारी देखने को मिली थी। बीपीएल नहीं, बीपीसीएल जहां पर करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में यूपीएल 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज नंबर से पहले 1.5% नीचे, हिंडाल्को 1% नीचे और इन्फोसिस करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में गोदरेज में खरीदारी रही, करीब गोदरेज इंडस्ट्रीज करीब 5% ऊपर, सोना कॉमस्टार, लास्ट स्टार स्पाइक 3.5% ऊपर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी 3.5% ऊपर, रिलैक्सो करीब 3% नंबर्स के बाद ये भी चलता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में आरती इंडस्ट्रीज 9% नीचे नंबर्स के बाद, पीएनबी करीब 3.5% नीचे, अपोलो टायर 3.5% नीचे और इंडियन बैंक 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में से पीएनबी टूटा, इंडियन बैंक टूटा, यूनियन बैंक टूटा, आईओबी टूटा, करीब 1.5% से लेकर 3.5% तक की बिकवाली यहां देखने को मिली। और मीडिया शेयरों में आज खरीदारी थी तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 9%, नेटवर्क 18 5%, हैथवे 2.5% और जी एंटरटेनमेंट करीब करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और मार्सिलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का ये कहना है कि विदेशी निवेशकों के लौटने से बाजार में जो फाइनेंस को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वे बजाज फाइनेंस में कई साल से निवेशित हैं और बजाज फाइनेंस लंबी अवधि के लिए काफी बेहतर है। बजाज फाइनेंस काफी मेरे ख्याल से सिंपल सा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, दमदार ग्रोथ रही है, 12-13 साल खरीद के लेके बैठे रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा खरीदा बेची करते हैं इंडिया में। सो जिन लोगों ने बजाज फाइनेंस बेचा था, वो व्हाटएवर रीजन, कुछ प्राइस टू बुक देख के, कुछ ब्रोकरेज के रिसर्च देख के लोगों ने बजाज का स्टॉक बेचा था। ऑब्वियसली वो लोग अभी बेतहाशा खरीद रहे हैं उसको। बड़ा जो पिक्चर देखा जाए लास्ट 6 हफ्ते का, इस फिस्कल में विदेशी निवेशक वापस आ गया इंडिया। जैसे जैसे विदेशी निवेशक को समझ आ रहा है कि यूएस में बैंकिंग क्राइसिस की वजह से फेडरल रिजर्व और पॉलिसी टाइटनिंग नहीं करेगा, तो रुपी की वीकनेस पुरानी कहानी है। रुपी डॉलर स्टेबल है। विदेशी निवेशक इस फिस्कल के 6 हफ्तों में करीबन $3-4 बिलियन डाल चुका है। और इससे बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक जो विदेशी निवेशक पसंद करते हैं, और बैंकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनुमानित लोन घाटे को प्रोविजनिंग के लिए रिजर्व बैंक जल्द नए नियम ला सकता है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के नियमों में क्या बदलाव हो सकता है और इसका क्या असर हो सकता है, ये समझने के लिए यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, बताइए जरा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को लेकर क्या नियम बदलने वाला है और उसका क्या असर होगा? ECL क्या है? ECL यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और इसकी प्रोविजनिंग में जो ट्रीटमेंट होती है वो आरबीआई बदलाव करना चाहती है। अभी क्या होता है कि अगर कोई एसेट या कोई कस्टमर आपको 90 दिन तक पैसे नहीं देता तो उसको आप एनपीए घोषित करते हैं, और जैसे वो एनपीए हो जाता है उस पर आप रिक्विजिट प्रोविजनिंग लेते हैं। लेकिन अब ये प्रोविजनिंग एनपीए के बाद नहीं, एनपीए के पहले ही आपको लेना होगा, ऐसा आरबीआई अपने कंसल्टेशन पेपर में फ्लोट कर रहा है। और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। आपको कितना एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो दिया हुआ लोन है वो खराब हो जाएगा, बैड लोन हो जाएगा, और उस बेसिस पे आप एक ईसीएल प्रोविजनिंग करेंगे। जो सुझाव है और जो एनालिस्ट लोगों को जानकारी मिल रही है बैंकों से, वो ये मिल रही है कि 1% से लेकर 2.5% के बीच में आपकी बैलेंस शीट छोटी होगी, या अगर आप एक कमजोर बैंक है, छोटे बैंक है, तो आपको ये अपफ्रंट प्रोविजनिंग की वजह से प्रॉफिट पे असर होगा, आपके नेटवर्थ पे असर होगा। कितना होगा? मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए के हिसाब से नेटवर्थ का 5 से 20% के बीच में इंडियन बैंकिंग यूनिवर्सों को
ईसीएल लागू होने पे इंपैक्ट आ सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आप इतना प्रोविजनिंग कर रहे हैं पहले से ही, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये है 2-3 सालों में आपको फंड रेज भी करना होगा, इक्विटी डाइल्यूशन भी करना होगा, उसके कारण भी आपको ये अर्निंग्स जो है डाइल्यूट हो सकती है। तो बहुत सारे पैमानों पे ये पाया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या पीएसयू बैंक से बड़ी वाली जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इन पे इंपैक्ट मिनिमल होगा क्योंकि बैलेंस शीट बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे पीएनबी है, कैनरा बैंक है, जिनकी बैलेंस शीट छोटी है और ईसीएल के प्रोविजन इनको ज्यादा करने पड़ेंगे, तो इन पे सबसे ज्यादा असर होगा। और शायद इसीलिए आज मॉर्गन स्टैनली ने दोनों ही स्टॉक्स के टारगेट काटे हैं। पीएनबी को डाउनग्रेड किया है, टारगेट 55 से काट के 50 कर दिया है, और कैनरा बैंक का भी टारगेट 10% से ज्यादा इन्होंने काटा है। तो ईसीएल नॉर्म्स कब लागू होते हैं हमको पता नहीं, लेकिन आरबीआई की खासियत है, अगर वो कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करते हैं, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया आरबीआई कह रहा है करने के लिए। यूएस में ईसीएल प्रोविजनिंग होती है, बड़े बड़े देशों में ईसीएल प्रोविजनिंग होती है। तो ये कहना कि लागू नहीं होगा, सरकार इसके पक्ष में नहीं है, बहुत सारे लोग इस पे स्टोरीज कर रहे हैं, ये बहुत फनी है, क्योंकि आरबीआई जो है एक प्रोएक्टिव रेगुलेटर है, और ये जो ईसीएल नॉर्म है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और शायद बैंकों को मौका दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप 2.5% शुरू में ईसीएल प्रोविजनिंग कर दें, फेजेस में शायद ला सकता है आरबीआई, लेकिन क्योंकि कंसल्टेशन पेपर हो चुका है, फीडबैक भी रेगुलेटर को चला गया है, अभी एक क्वेश्चन मार्क है कब होगा। सब कॉन्फ्रेंस कॉल में एनालिस्ट लोगों का एक ही सवाल है, अगर ईसीएल लागू होगा तो आपकी बैंक पे कितना असर होगा। और पिछले 2-3 कॉन्फ्रेंस कॉल जो हुए हैं उनमें सभी पीएसयू बैंक ने ये माना है कि ईसीएल प्रोविजनिंग अगर होगा तो इसका नेटवर्थ पे इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा। कितना होगा, कैसे होगा, वो तो आरबीआई डिसाइड करेगी। नॉर्म्स कभी लाती है, ये क्वेश्चन मार्क है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यातिन। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।